हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 11 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बिना देर किए एक एक करके हम डेली करंट अफेयर्स जो कि 11 मई 2023 के हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 8 ईयर ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, आपको नाम से पहले तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मोदी गवर्नमेंट के 8 साल पूरे हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। वैसे ये 9वां साल चल रहा है उनका, पर 8 साल उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही उनके करियर के दौरान, या यूँ कहे कि पीएम पद पर रहते हुए उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, उन सभी अचीवमेंट्स को इस बुक में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो 8 ईयर ऑफ मोदी सरकार ये जो पुस्तक है ये संदीप मारवाह ने लिखी है। आंसर डी हो जाएगा। अब संदीप मारवाह कौन है? तो देखिए, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही 8 ईयर ऑफ मोदी सरकार ए कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स नाम की पुस्तक लिखी है। अब इन्होंने ये पुस्तक लिखने के बाद इसकी जो सबसे पहली प्रति है वो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को प्रदान की है। देखिए, जितने भी शोधकर्ता हैं, जितने भी नीति निर्माता है या फिर वे लोग जो कि मोदी गवर्नमेंट के काम में रुचि रखते हैं, उसे जानने में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये जो बुक है एक माइलस्टोन का काम करने वाली है। तो 8 ईयर ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट जो पुस्तक है संदीप मारवाह के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मोदी गवर्नमेंट के पिछले 8 वर्षों के कामों को बताया गया है। तो बुक के ऑथर याद रखिएगा, ऑथर से क्वेश्चन हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है। आगे आ जाइए। अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए, आईसीसी जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, ये क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। हाल ही में इस संस्था ने आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल माह के लिए घोषित किया है और ये है थाईलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान नारुमोल चाइवाई। नारुमोल चाइवाई को हाल ही में आईसीसी के द्वारा अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। देखिए, आईसीसी ने अप्रैल मंथ के लिए काफ़ी सारे पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें सबसे पहला तो आपको ये पता चल गया कि आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है। तो ये थाईलैंड की क्रिकेट टीम की कप्तान नारुमोल चाइवाई है। इसके बाद अगर हम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जो कि अप्रैल माह के लिए घोषित किए गए हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर फ़खर जमान है। तो यहाँ पर देखिए, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल माह के लिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब देखिए, 2023 के लिए अगर हम सभी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी की। जनवरी के लिए देखिए, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था भारत के शुभमन गिल को, और वहीं पर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर ग्रेस स्क्रीवेंस को। फरवरी माह के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था इंग्लैंड के हैरी ब्रॉक को, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया की एशले कैथरीन गार्डनर को। और सबसे लास्ट मार्च माह के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने घोषित किया था बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को। और वहीं पर महिला की बात करें तो रवांडा की महिला क्रिकेट प्लेयर हेनरिट इशिमवे को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था मार्च महीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको अप्रैल मंथ के भी बता दिए और इसके अलावा लास्ट 3 मंथ जो कि 2023 में रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बता दिया है। अप्रैल के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चाइवाई, और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है पाकिस्तान के फ़खर जमान। ओके, वीडियो को पॉज करके एक बार सभी नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए भारत के आवास और शहरी मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने
जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है? पहले आंसर ले लेते हैं। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके साथ मिलकर भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट को लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोजेक्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास जो परिवेश है उसको विकसित करना, ताकि यात्रियों की पहुंच और सुविधा में सुधार किया जा सके, और इन रेलवे स्टेशनों के आसपास जितने भी प्राइमरी क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रोजेक्ट स्मार्ट लाया गया है। वर्तमान में देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री भारत के अश्विनी वैष्णव है। देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्री के मेन जो मंत्री हैं उनको तो आप याद रखिए क्योंकि वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो केंद्रीय रेल मंत्री यहाँ पर स्पेशली याद रखिएगा। रेलवे मिनिस्टर कौन है, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो ये अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल बन गया है। केरल आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल सरकार के द्वारा हाल ही में केरल संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी किया गया है, जो कि विभिन्न श्रेणी जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन, फार्मेसी या फिर लॉ एंड टीचिंग एजुकेशन में भाग लेने वाले जो विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज है उन्हें क्लासिफाई करने का काम करेगा। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य के लिए अलग से केरल संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी किया है। अब देखिए, अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इस फ्रेमवर्क को सितंबर 2015 में भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह जो संस्था है पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। इस फ्रेमवर्क की तरह ही केरल राज्य ने अपने यहाँ पर केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को हाल ही में जारी किया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 से अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को चुना गया है। आंसर हो जाएगा आंसर बी, लियोनल मेसी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 हाल ही में चुने गए हैं। अब देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर तो आपको पता चल गया। अगर हम इस कैटेगरी के अदर अवार्ड्स देखें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तो लियोनल मेसी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित की गई है शैली एंड फ्रेजर पीस, और इसके अलावा टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को। तो यहाँ पर देखिए, मुझे लगा कि ये 3 अवार्ड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता तो संभावना है कि ये 3 ही अवार्ड यहाँ से पूछे जाते। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 3 आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम इस संस्था की बात करें तो देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें खेलों से संबंधित व्यक्तियों और टीमों को उनकी साल भर की खेल उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना 1999 में की गई थी। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 कौन है? लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था, तो उसे ही यहाँ पर हमने एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया है। फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान है। हाल ही में ये रिपोर्ट फिच रेटिंग के द्वारा जारी की गई है। देखिए, इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया विश्व स्तर पर फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉवरेन कंट्री होने वाली है। देखिए, हाल ही में 2024 के लिए फिच संगठन के अलावा काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की जीडीपी के अलग अलग अनुमान लगाए हैं। यहाँ पर देखिए, एक इमेज मैंने आपको शो की है। जैसे देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% तक रहने का अनुमान है। भारत के आरबीआई ने ये ग्रोथ
6.4% तक रहने का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% ही लगाया था। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक, S&P, फिच, OECD और IMF, ये मैंने आपको रिपोर्ट्स दे दी है। एक बार अनुमान देख लीजिएगा। सबसे कम अनुमान OECD और IMF के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर हाल ही में फिच ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6% तक लगाया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यूपी के सरकारी स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। प्रारंभ में देखिए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। शुरुआत में यह जो प्रोग्राम है लखनऊ स्मार्ट सिटी के 3 स्कूलों में शुरू किया गया है। अगर यूपी में देखिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो आगे चलकर इसे राज्य की अन्य 9 स्मार्ट सिटीज़ में लागू किया जाएगा। अब आइए ये जानते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है और ये स्कूली बच्चों के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, इस प्रोग्राम के तहत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे देखिए स्कूली बच्चों में होने वाली बीमारियों का पता चलेगा, जिससे समय रहते उन बच्चों में उन बीमारियों से निपटा जा सकेगा, जिससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार होगा और इसके आधार पर इन फ्यूचर उनका भविष्य भी सिक्योर किया जा सकता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का एक समाचार पत्र है, इसने रूस यूक्रेन युद्ध के समय देखिए बहुत ही साहस के साथ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की है। इसके लिए इस संस्था को या इस समाचार पत्र को पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आंसर तो हमको मिल गया कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। अब देखिए, हम ये जान लेते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने यूएसए में समाचार पत्र, पत्रिका, वेब पत्रकारिता, साहित्य, संगीत या रचना के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2023 में 22 पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है, लेकिन पुलित्जर पुरस्कार 2023 का डिटेल्ड वीडियो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इस पुरस्कार को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 2023 के सभी पुलित्जर पुरस्कार जो दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। और शुरुआत किसने की? तो शुरुआत देखिए हंगरी अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर के द्वारा की गई थी। 2023 में यह पुरस्कार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको रूट एप्लीकेशन पर हमारे सभी कोर्सेस 80% तक ऑफ में अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप किसी भी कोर्स में बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में एनरोल हो सकते हैं। देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए आपको बेसिक से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, तो आप किसी भी कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको काफ़ी सारे फ्री कंटेंट भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें, प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का शुभारंभ किया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद नाम की जो संस्था है, इसने मेड इन इंडिया के तहत रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 को लॉन्च किया है। अब जिस संस्था ने इस प्रदर्शनी को लॉन्च किया है, अगर हम उसकी बात करें तो यह देखिए भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत का सर्वोच्च निकाय है, जो कि निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करता है। इस संस्था की स्थापना 1966 में की गई थी
और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कॉलिन शाह वर्तमान में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, तुंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है तुंगनाथ मंदिर। अब सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया जाने वाला है। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किए जाने का प्रयास चल रहा है। इस मंदिर को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने देखिए 27 मार्च 2023 को एक अधिसूचना भी जारी की थी। देखिए भारत के पंच केदारों में से तुंगनाथ मंदिर को तीती केदार माना जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर पूरे एशिया में समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया जाने वाला है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने 11 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक नज़र में डिस्कस किया है। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम मेजर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लाई गई है। पहला देखिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा चीनी सीमा पर स्थित गांवों को विकसित करने के लिए लाया गया है। सेकेंड देखिए उड़ान योजना, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लाई गई है, जिसके तहत देश के आम नागरिक भी प्लेन में सफ़र कर सके। इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। हाल ही में इस योजना के 5वें चरण की शुरुआत भारत में की गई है। इसके बाद विवाद से विश्वास योजना। इस योजना को देखिए MSME को राहत के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अब योजना क्या है? तो देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो हैं भारत में, उन्हें कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। लास्ट देखिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये भी भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। महिलाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसे महिला सम्मान बचत पत्र योजना के नाम से जाना जाता है। किस मंत्रालय की है? तो ये भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री की योजना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 4 स्कीम्स बताई है। याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हाल ही में लाई गई है, उनमें से ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए हम 10 मई 2023 को जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार समरेश मजुमदार का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो समरेश मजुमदार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के साहित्यकार थे। 42 आसियान समिट का आयोजन हाल ही में इंडोनेशिया में किया गया है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर फ्रॉम ट्राइबल्स हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर यह जो पुस्तक है हाल ही में कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। आगे आ जाते हैं। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन मर्यादा हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में डॉक्टर विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल 7 मई को मनाया जाता है। उभोली उत्सव का आयोजन हाल ही में नेपाल देश में किया गया है। इसके बाद नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कॉम्पेंडियम 2023 जारी किया है? तो नीति आयोग ने यह जो रिपोर्ट है ये UNDP के सहयोग से लॉन्च की है। लास्ट देखिए प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो देखिए प्रोजेक्ट संजय इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है। इंडियन आर्मी को और ज़्यादा एडवांस बनाना इस प्रोजेक्ट को चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो लास्ट डे जो हमने करंट अफेयर्स 10 मई के पढ़े थे उनको हमने यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए, अप्रैल माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।